जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और हमेशा की तरह मैं इशार अहमद आप सभी का इस कोको एसएससी चैनल पे वन डे एग्जाम के इस वीकली करंट अफेयर के साथ पुनः आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं हमेशा आप लोगों को यह अवगत कराता हूं कि ये जो कंटेंट है जो हम पढ़ रहे हैं हर हफ्ते हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो देखते हैं वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सभी एग्जाम के लिए और खास तौर से आपका व्यापम हो गया, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रिलिमिनरी एग्जाम हो या प्रीलिम्स का एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जब तक के लोगों के पास पहुंचेगा और वो सफल होंगे और सफल होंगे तो हम भी सफल होंगे, क्योंकि साथियों आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम जो है अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। क्लियर साथियों? आइए चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्षमा चाहूंगा, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि 53 मतलब 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला एक बहुत ही सम्मानित और प्रथम पायदान के दर्जे का ये पुरस्कार है दादा साहब फाल्के। ठीक है, तो इसका एडिशन जो है ये सबसे पहले हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि कौन सा एडिशन है। तो 53वां मतलब कि 53 है ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इनका नाम जानते ही होंगे आप, इनका नाम है वहीदा रहमान। ठीक है, किन्हें दिया जाएगा? तो वहीदा रहमान जी को दिया जाएगा इस बार का। इनके लाइफ टाइम जो है समर्पण के लिए, इनके लाइफ टाइम जो है आपका फिल्म इंडस्ट्री को समय देने के लिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो वहीदा रहमान है इनकी बहुत सारी मूवीज जो है आप लोगों ने देखी होगी और नहीं देखी होगी तो एक बार जरूर देखिएगा। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका जन्म, वहीदा रहमान जी का जन्म जो है वो तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुआ था। भरतनाट्यम में नृत्य की ये नृत्यांगना भी है। भरतनाट्यम भारत का एक बहुत बड़ा कला संस्कृति का क्षेत्र का नृत्य है जो कि हमें पता होना चाहिए। और इनकी पहली फिल्म रही है सिनेमा में रोजुलू मराई। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड की कई चर्चित फिल्म की, जैसे कि गाइड, प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, ये सब मूवी इन्होंने कर चुका है इससे पहले। वहीदा रहमान कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्मश्री प्राप्त कर चुकी हैं और 2011 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा बाबा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार किसको मिल रहा है? तो इस बार मिल रहा है किसको? तो आपका वहीदा रहमान जी को। क्लियर है? ये प्रश्न क्लियर हुआ? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लियर हुआ होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा आज गला नासाज है, थोड़ा पानी पी लिया जाए। जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि तबीयत थोड़ी सी नासाज है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन प्रश्न नहीं है, हम दादा भाई फाल्के पुरस्कार के बारे में पहले, दादा साहब फाल्के, भाई दादा भाई नहीं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दादा भाई नौरोजी द ग्रेट ओल्डर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छे जो है लीडर रहे हैं हमारे आज़ादी के समय में। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आ गया है ये दिमाग में बात, तो स्टैटिक पोर्शन में मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि स्टैटिक पोर्शन से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न पूछ रहा हूं आप लोगों से, कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर दीजिएगा। बताइए दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम जो कि उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के इकोनॉमी के प्रति लिखा था। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। चलो आ जाते हैं अपने प्रश्न की ओर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से, जैसे कि मैंने बताया, सिनेमा जगत में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार व्यक्ति विशेष को उनके सिनेमा में आजीविका योगदान के लिए दिया जाता है। क्लियर है? कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1969 से ये स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट अगर बोलेगा दादा भाई फाल्के पुरस्कार तो ये भी याद होना चाहिए, देविका रानी जी, ये भी जो है एक्ट्रेस रही हैं 1969 में। और 52 नंबर मतलब सेकंड लास्ट, मतलब जो कि लास्ट ईयर किसको दिया गया है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, आशा पारेख जी को दिया गया था। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यटन दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व पर्यटन दिवस 2023 का थीम क्या है?
फटाक से आप लोग आंसर देंगे। आप लोग रोक के आंसर दे चुके होंगे और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पर्यटन और आपका हरित निवेश मतलब कि टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इस बार का आपका क्या था, विश्व पर्यटन दिवस 2023 का थीम था। और ये भी पता होना चाहिए कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बार अगर कौन सा देश अगर कहेगा कि मेजबानी कर रहा है तो सऊदी अरब कर रहा है। लास्ट टाइम जो इसकी मेजबानी किया था, होस्टिंग कंट्री थी, वो थी इंडोनेशिया। ठीक है, पहले क्या याद रखना है कि सऊदी अरब इस साल क्या कर रहा है, सऊदी अरब इस साल जो है होस्टिंग कर रहा है। ठीक है, और लास्ट ईयर कौन था, इंडोनेशिया। और इस बार का थीम क्या है, जैसे कि मैंने बताया, पर्यटन और हरित निवेश मतलब टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। 1980 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। मतलब मेरे साथियों, लोगों को टूरिज्म के प्रति मतलब कि पर्यटन के प्रति जागरूकता फैलाना उनके अंदर, और साथ ही साथ जितने भी हरित वातावरण है, जितने भी ग्रीनरीज हैं, उस पे जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। क्योंकि वर्तमान में अगर देखें तो ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण काफी बढ़ गया है, जिससे कि अगर ग्रीनरीज पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। सॉरी, थोड़ा गला खराब है तो साथ में चलेंगे। क्लियर है, चलो अगला है, हाल ही में किस प्रधानमंत्री सॉरी किसे किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो सलाहकार या एडवाइजर किसे कहा जाता है, जो एडवाइस करता है। ठीक है, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार जो है वो बने हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है अमित खरे। क्या नाम है, अमित खरे। इनको वर्तमान में क्या बनाया गया है, तो प्रधानमंत्री जी का सलाहकार। ये क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी को सलाह देंगे। और 2021 में इन्हें मतलब 2021 में इन्हें नियुक्त किया गया था। अभी इनका टेन्योर जो है वो और बढ़ा दिया गया है, मतलब पहले भी यही सलाहकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है, देख सकते हैं आप, हाल ही में पूर्व आपके अधिकारी आईएएस अधिकारी हैं जो कि अमित खरे, इनको जो है नरेंद्र मोदी जी का सलाहकार बनाया गया है। अमित खरे को अक्टूबर 2021 में 2 साल के लिए प्रधानमंत्री मोदी सलाहकार प्रयोग में नियुक्त किया गया था, टेन्योर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य सलाहकार है। अमित खरे क्या है आपके, तो झारखंड कैडेट के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा, जैसे कि मैंने बताया, आईएएस अधिकारी रहे हैं। और वर्तमान में डॉक्टर पी के मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के क्या है, प्रमुख सचिव हैं। ठीक है, जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहेंगे जिन्हें, वो है कौन आपके, तो क्या नाम है इनका, पी के मिश्रा। क्लियर है, तो इतना हमें याद रखना है मेरे साथियों। अगला बढ़े आगे, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक के रूप में, मतलब निदेशक मतलब क्या होता है आपका, डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे बनाया गया है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इनका नाम है विवेक भसीन। क्या नाम है, विवेक भसीन जी को, ये दिख रहे हैं फोटो में, जिनका नाम है विवेक भसीन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये साथियों बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। ठीक है, बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है बार्क का। और ये स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान का अभियांत्रिकी संबंधित नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है किसे, तो होमी जहांगीर भाभा को। और जैसे कि हमने जाना कि वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भसीन जी को क्या बनाया गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2023 में अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। याद रखेंगे, विवेक भसीन, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा। बार्क का फुल फॉर्म पूछता है हमेशा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म है। होमी जहांगीर भाभा जी जो है वो भारत के
भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही परमाणु से संबंधित जितनी भी क्रियाविधि रही है उसको प्रारंभ किया था। क्लियर है? आगे बढ़े मेरे साथियों। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। ऑस्कर 2024 के लिए, ऑस्कर 2024 के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, 2023 का बताया था कि ऑस्कर 2023 में RRR मूवी के नाटू नाटू, क्या बताया था मैंने, नाटू नाटू सॉन्ग को आपका सॉन्ग के लिए पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये तो 2023 का है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा 2018, मतलब 2018 एवर आपका एवरीवन इज हीरो, इस मूवी का नाम है, इसे एंट्री दिया गया है। ठीक है, अब ये मूवी बेसिकली 2018 में आए केरल में बाढ़ से संबंधित जो है आपकी इंसानियत को प्रदर्शित करने के लिए इस मूवी को जो है एंट्री दी गई है। और इसमें आप देखेंगे कि 2018 में जब कहा तो आपका केरल में बाढ़ आया था, तो इसको प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से इंसानियत दिखाई गई है इसमें। ठीक है, तो इंसानियत इसमें प्रदर्शित की गई है और आप लोगों को ये याद रखना है, ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं इसमें बढ़ जाती है। क्लियर है साथियों? क्या नाम है मूवी का? 2018 एवरीवन इज हीरो। ठीक है, एवरीवन इज ए हीरो, देख सकते हो। आइए कंटेंट देखते हैं। हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा किया है कि ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से मलयालम फिल्म, कौन सी मूवी है ये? तो मलयालम मूवी है सॉरी, 2018 एवरीवन इज अ हीरो को भेजा जाएगा। इस फिल्म के डायरेक्शन मलयालम डायरेक्टर एंथोनी जोसेफ हैं। कौन है? एंथोनी जोसेफ हैं। इसकी कहानियां साल 2018 में केरल में आई बाढ़ पर आधारित है। इस फिल्म में बाढ़ के सामने इंसानियत की जीत को अच्छी तरह से दिखाया है। ठीक है, 96 ऑस्कर पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो 10 मार्च 2024 को लॉस एंजलिस में आयोजित कराया जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, इतना आप लोगों को याद रहेगा? ठीक, वेरी गुड, आप लोग सब कह रहे हैं बिल्कुल याद रहेगा। अब मैं ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं। ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत में दिया जाने वाला ये भी पुरस्कार है। ठीक है, आज तो बोलेंगे सर कि खाली फिल्म जगत से संबंधित पुरस्कारों के बारे में आप बता रहे हैं, तो साथियों यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो रखना भी अनिवार्य है। ठीक है, तो शुरुआत कब से हुआ है इसका? तो 1929 से। प्रदानकर्ता कौन देता है, कौन प्रोवाइडर है इसका? तो अमेरिका के, ठीक है, आपका एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस इसको जो है प्रदान करती है। 1983 में पोशाक डिजाइन के लिए आपका पहली भारतीय महिला थी जिसका नाम था भानु अथैया। ठीक है, और मैंने बताया था 95th ऑस्कर अवार्ड 2023 फिल्म RR के सॉन्ग नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में जो है आपका पुरस्कार प्राप्त किया था। और द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो ये ऑस्कर अवार्ड से पूछने वाले प्रश्न है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एडिशन पता होना चाहिए कि 2023 में 95th नंबर का हो रहा था, तो अभी 2024 में कौन सा होगा? 96 कम नंबर का होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। चर्चित चौक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तुरंत आंसर लगाइए। ठीक, लगा लिया होगा आप लोगों ने अभी तक आंसर, तो मैं आप लोगों को आंसर बता दूं कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो है वो इस चौक परियोजना को स्टार्ट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से फंडिंग भी हो रही है इस परियोजना में। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा मेरे साथियों कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, स्कूली शिक्षा में बेस्ट प्रोवाइडेशन के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है, चौक परियोजना, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टडी एंड ऑल कैटेगरीज में जो है डेवलपमेंट करने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, चौक परियोजना याद रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की चौक परियोजना भारत सरकार से मंजूरी प्राप्त हो गई है। विश्व बैंक इसको सहायता दे रहा है। उद्देश्य है स्कूली शिक्षा में सुधार करना। ठीक है, और
स्कूली शिक्षा में छत्तीसगढ़ शासन एक और तरीके से जान सकते हैं कि आत्मानंद स्कूल और कॉलेज के माध्यम से भी काफी सुधार कर रही है। मतलब मुख्य रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये एक पहल है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये किया जा रहा है। 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्शन है पहले साल का। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, प्रोजेक्ट चॉक। क्लियर। हाल ही में MS स्वामीनाथन जी का निधन हुआ है। 28 सितंबर के आसपास जो है इनका निधन हुआ है। इनका उपनाम क्या है? तो अभी तक आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथियों, बात ऐसी है कि एक समय भारत में खाद्यान्न उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा त्रासदी थी। 1967 की बात है। तो NCR वाला जो रीजन है, NCR नेशनल कैपिटल रीजन वाला जो एरिया है, वहां सबसे पहले इन्हीं MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट किया गया। सॉरी। और हाई यील्ड वैरायटी मतलब उच्च किस्म के गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करके गेहूं के उत्पादन में काफी वृद्धि की गई थी। और भारत में ये क्रांति बहुत तेजी से फैली। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आपका उत्तर प्रदेश और जितने भी कृषक राज्य हैं वहां पर उत्पादन में जो है 200% से भी ऊपर वृद्धि देखने को हमें मिली थी। ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन किसने लेके आया था? तो आपका हमारे MS स्वामीनाथन जी ने। कब लाया था? तो 1967 के समय। ठीक है, लेकिन अगर हम जानते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया अगर किसे कहा जाता है तो वो क्या है आपके? MS स्वामीनाथन। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति होगा ना जो कि वैश्विक स्तर पे ऐसा काम किया होगा, जो कि आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता होगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ के नाम से जाना जाता होगा। किसमें? तो पूरे वैश्विक स्तर पे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1960, कब की बात मैंने कही? 1960 में। याद रखना मेरे साथियों, 1960 में जो है आपका नॉर्मन बोरलॉग, क्या नाम था उनका? नॉर्मन बोरलॉग। लिख देता हूं, नॉर्मन बोरलॉग नाम के एक जो है आपके वैज्ञानिक थे। उनको जो है जाना जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे। कब? तो 1960 में। ठीक है, तो विश्व के अगर कहा जाएगा कि विश्व के हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत के अगर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है कौन? तो आपके MS स्वामीनाथन जी। ठीक है, जिनका निधन हो गया हाल ही में। 98 ईयर्स के थे ये। ठीक है, देख सकते हैं आप, भारत के हरित क्रांति के जनक वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन। इनका निधन हो गया। ये दिखते ऐसे हैं। ठीक है, कौन थे MS स्वामीनाथन? तो प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1925 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, MS स्वामीनाथन को भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्मश्री, 72 में पद्म विभूषण, 89 में पद्म भूषण और आपका 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 87 में विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया जा चुका है। मतलब बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी जो है हमारे देश से चले गई। ठीक है, चलो अगर बात करूं मैं हरित क्रांति की, तो जैसे कि मैंने बताया शुरुआत 1960 में हुई थी। 1960 में हुई थी तो इसके जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। इस कारण हरित क्रांति के, विश्व के हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति के मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन जी द्वारा किया गया था 1965 से 68 में के बीच में। और भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत में जो है आज भारत को आत्मनिर्भर बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है साथियों, अब बात आती है कि कौन से इस जगह पे जो है हरित क्रांति भारत में हुई थी। तो याद रखना है बागपत। बागपत कहाँ है? तो NCR रीजन में। आप मैप निकाल के देखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आता है लेकिन NCR रीजन में भी आता है, नेशनल कैपिटल रीजन के तहत। ठीक है, अब देखो भाई, ये इतिहास रच दिए, युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये T20 क्रिकेट के सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा?
तो याद रखना है ये नेपाल के खिलाड़ी है। अभी एशियाई गेम्स हो रहे हैं 2023 के, उनके उनमें देखेंगे तो दीपेंद्र सिंह एरी ने महज 9 गेंदों में आपका 9 गेंदों में इन्होंने 6 छक्के लगाकर 54 रन स्कोर किया। मतलब युवराज सिंह जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। युवराज सिंह ने 12 बॉल में 50 रन बनाया था। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर है साथियों? सॉरी, चलो। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। इस बार का विश्व हृदय दिवस का थीम क्या था? यूज हार्ट नो हर्ट। मतलब कि देख सकते हैं कि वर्तमान में हार्ट अटैक और दिल की रोग की समस्याएं बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ते जा रही है। ये एक अनहेल्दी जीवन दिनचर्या की वजह से हो रहा है। जैसे लोग जो है एक्सरसाइज करते नहीं है, एक्सरसाइज का महत्व नहीं जानते, और आजकल का जो डाइट हो गया है, लोग काफी जो है चिकनी चुपड़ी चीजें खाना पसंद करते हैं। मतलब आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं, पिज्जा, बर्गर और बाकी सारी चीजें। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा साथियों कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हेल्दी डाइट। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और एक टाइम कम से कम आप एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें, ताकि जो है हम अपने देश के लिए क्या कर सकें? बेहतर सशक्त जो है युवा प्रदान कर सके। और आपको मैंने हमेशा बताता हूं कि भारत 2020 के बाद से विश्व का सबसे युवा देश हो चुका है, और भारत की वर्तमान जनसंख्या है 142.86 करोड़। मतलब ये फर्स्ट रैंक है इसका, है ना, भारत का फर्स्ट रैंक है। मतलब चाइना को भी पछाड़ चुका है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन निवास करते हैं? तो युवा निवास करते हैं मेरे साथियों। आप लोगों को ये याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़े, दूसरा प्रश्न आ जाइए। दूसरा प्रश्न जाने से पहले ये देख लें कि सितंबर माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है डेज है। मैं हमेशा ऐसा लेकर आता हूं, तो आप लोगों को ये डेज याद रखने हैं और उनके थीम्स भी याद रखने हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सॉरी, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, इंजीनियरिंग इनोवेशन फॉर मोर रिसाइलेंट वर्ल्ड। ठीक है, इस बार का थीम था। 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या है? एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को याद किया गया था। 21 सितंबर को मनाया जाता है अल्जाइमर डे, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ठीक है, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये जो है मैंने बता चुका है आपको। क्लियर है? तो आप लोगों को ये याद रखना है। चर्चित अफस्पा का पूर्ण रूप क्या है? मणिपुर में इस समय अभी भी वर्तमान में चीजें जो है वो ठंडाई नहीं है। मतलब कि चीजें अभी भी काफी गंभीर है। मणिपुर में भी आए दिन जो है आप देखोगे कि यहाँ जो है आपका अशांति फैली हुई है। और जब भारत में किसी भी प्रकार की अशांति फैल जाती है, तो उसमें जो है सशस्त्र बलों का उपयोग किया जाता है और वहां अलर्ट जारी किया जाता है। तो अफस्पा जो है वो मणिपुर में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, जो कि 1958 के समय में जो है भारत सरकार द्वारा इसे लाया गया था, जो कि उस क्षेत्र में अशांति भंग करने वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एवं शांति बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये टर्मोलॉजी जो है हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखो आओ देखिए, हाल ही में मणिपुर की पहाड़ी इलाकों में 6 महीनों के लिए अफस्पा को बढ़ा दिया गया है। 2023 मतलब 1 अक्टूबर से चालू हो जाएगा ये। ठीक है, अफस्पा का फुल फॉर्म है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम होता है। ठीक है, सॉरी, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसका जो है मुख्य नाम है। अफस्पा भारतीय कानून है जो कि भारतीय सुरक्षा बल को विशेष शक्तियां अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा और विपदा की स्थिति में सेना द्वारा लाई गई कार्रवाई सेना के लिए की जाती है। 1958 में अध्यादेश के माध्यम से भारतीय संसद में लाया गया था और इसे सुसज्जित किया गया था। क्लियर है साथियों? याद रखना है, अफस्पा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन।
हाल ही में डॉक्टर दिनेश दास को किस संवैधानिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब संघ लोक सेवा आयोग का इन्हें क्या बनाया गया है? सदस्य बनाया गया है। तो ये प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाती है। यूपीएससी आप लोग सभी जानते होंगे, प्रिपरेशन भी की होगी आपने। तो हाल ही में डॉक्टर दिनेश दास को संघ लोक सेवा आयोग का जो है सदस्य बनाया है। संघ लोक सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज सोनी शपथ दिलाई है मतलब उसी के सदस्य ने। दिनेश दास फरवरी 2016 के जनवरी 2022 तक के लोक सेवा में आयोग में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन है? मनोज सोनी। मुख्यालय कहाँ है यूपीएससी का? नई दिल्ली में है। संवैधानिक निकाय है, संविधान में वर्णन कौन से भाग में है? तो पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक के इसके बारे में दिया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया है। ठीक है, ये क्या करता है? तो भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। क्लियर है साथियों? किन्हें बनाया गया सदस्य? तो दिनेश दास। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है, चेयरमैन है मनोज सोनी। क्लियर? आगे बढ़े। चलो अब जो है क्वेश्चंस हम रिवाइज कर लेते हैं। पिछले हफ्ते के पुराने संसद भवन का नाम आप सभी को पता है, संविधान सदन रखा गया है। संविधान सदन रखा गया है, लेकिन इसके साथ स्टैटिक पोर्शन हमें याद करना था। पुराना संसद भवन ओल्ड पार्लियामेंट हाउस किसके? तो लुटियन और बेकर ने बनाया था इसे। कब से कब तक? 1921 से 1927 के बीच में। ठीक है, भारतीय संसद ने इसे जो है आपका 1950 में अपनाया था। नवीन संसद भवन की बात करें तो इसके आर्किटेक्ट जो है विमल पटेल जी है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। निर्माण कंपनी कौन सी है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। कुल सदस्य क्षमता बात करेंगे तो 1272 है, जिसमें से लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384। ठीक है, लोकसभा सदन का थीम है मोर मतलब राष्ट्रीय पक्षी, और राज्यसभा का थीम है आपका कमल मतलब की राष्ट्रीय पुष्प। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो कोटा बनाया गया है। कोटा औद्योगिक क्षेत्र भी है, कोटा जो है बच्चों के रेसिडेंशियल प्लेस भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं, तो अंडर ब्रिज और अंडर पासेस के माध्यम से जो है लाइट फ्री बना दिया गया है। ट्रैफिक सिग्नल अब वहां नहीं होंगे। ठीक है, लोग वन वे में चलते रहेंगे। कोटा कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो चंबल नदी के ऊपर। हमेशा मैं रिवाइज कराते रहता हूं, तो आप लोग को रिवाइज करना चाहिए। नुआखाई लोक पर्व ओडिशा के माध्यम से मतलब ओडिशा में मनाया जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी ने संबोधित किया था इस नुआखाई पर्व के लिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा उड़ान भवन कहाँ बनाया गया है? तो आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है नई दिल्ली में इनका भवन का निर्माण किया गया है, जिसका नाम क्या रखा है? उड़ान भवन। मतलब उड्डयन से संबंधित जितने भी प्रक्रिया होंगी उसका संचालन कहाँ होगा? तो आपका इस उड़ान भवन में। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं आप लोग को बता दूं, कुलदीप द्विवेदी जी का किया गया है, जो कि आपके क्या है? तो आपके आईपीएस डीआईजी आपके हैं। महानिरीक्षक बनाया गया है इन्हें, उप महानिरीक्षक। डायरेक्टर कौन है? तो प्रवीण सूद है। क्लियर? स्टेट ऑफ वननेस किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाई गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना अनिवार्य है। ये अद्वैत दर्शन के जो है दर्शन शास्त्री हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मैंने बताया था। ठीक है, जो कि आप लोग को थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन जो है वो एशियाई गेम्स का क्या करेंगे? ध्वजारोहक के रूप में ध्वजावाहक बनेंगे, जो कि बन चुके हैं। क्लियर? आगे बढ़े। चलो अगला है कि सिम्बेक्स 23 युद्ध का अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में किया जाता है, भारत और सिंगापुर के मध्य में। ठीक है, और कौन कौन से युद्ध अभ्यास किए जाते हैं? तो अग्नि युद्ध और आपका अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र। क्लियर? आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कहां कहां आयोजित किया जाएगा? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। ये पहली बार ऐसा पार्टिसिपेट कर रहा है अमेरिका। क्लियर है? अगला प्रश्न है, दिल जश्न बोले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता एंथम सॉन्ग किस प्रतियोगिता के लिए है? तो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए है। देख सकते हैं आप, रणवीर सिंह जो है इसमें नाच रहे हैं। ठीक है, तो इतना आज का हमारा सत्र कंप्लीट होता है साथियों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।